डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट आपका पूरा हो चुका है। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। ये भी पार्ट करवा दिया गया, लेकिन हम रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाए। शेरशाह सूरी, इसके बारे में मैंने आपको रेफरेंस वीडियो भेजी है, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। रेफरेंस जो वीडियो हैं उनमें मटेरियल जो है, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। पुस्तक आपने ले ली होगी, नहीं ली है तो आप खरीद लें, या यूनिवर्सिटी की जो रेफरेंस बुक्स हैं या इंटरनेट से जो मटेरियल मिलता है, आप उन सब की सहायता से, मेरी वीडियोस की सहायता से, रिवीजन वीडियोस की सहायता से नोट्स बनाना शुरू कर दें। 4 तारीख से यही बात रिपीट हो गया, 20 हो गई है। अगर आप काम नहीं कर रहे होंगे तो इसके परिणाम फिर अच्छे नहीं आएंगे, एक बात। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है समझने की, शेरशाह सूरी का जो आरंभिक जीवन था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो फरीद खां था, और इनके पिता का नाम हसन खां था। पिता का नाम हसन खां। फरीद खां का जन्म के आर कानूनगो के अनुसार 1472 में होशियारपुर के निकट बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ। जो ये बेसिक फैक्ट हैं, कहाँ पर इनका बाल्यकाल बीता, शिक्षा हुई है, सब आप कर ही लेंगे। उनके पिता जो है परिवार से हित पंजाब छोड़कर हिसार आ गए थे और एक अफगान सरदार जमाल खां की नौकरी कर ली। उसके बाद जमाल खां के कहने पर सुल्तान सिकंदर लोदी ने हसन खां को सहसराम, ख्वासपुर और टाडा की जागीरें दी, और फिर सहसाराम में ही इनका जो है जीवन बीता, और वहां पर इन्होंने जागीरों का प्रबंध भी संभाला। ये काफ़ी मेधावी थे, कई भाषाओं में इनकी रुचि थी, और जब इनकी माता ने इनसे दुर्व्यवहार किया तो तंग आकर जब ये जौनपुर चले गए थे, तो जौनपुर में इन्होंने शिक्षा और साहित्य जो केंद्र था वहाँ पर अरबी और फारसी की शिक्षा ली थी, और शीघ्र ही ये अपने ज्ञान के बल पर मौलवी बन गए। और इसके ज्ञान से प्रभावित होकर ही जमाल खां ने इसके पिता और इसके बीच में समझौता करा दिया है, और उन्होंने फिर वापस इसको रख लिया था और जागीरों का प्रबंध सौंप दिया। जागीरों के प्रबंध में इन्होंने जो सुधार जब ये आगे भी करेंगे, जब इनका खुद का शासन आ जाएगा, अभी तो ये पिता की जमीन का ही शासन देख रहे हैं, तो पैमाइश करवाई जमीन की, जांच पड़ताल करवाई गई उपज की, कि उपज का जो कर जो लगाया जा रहा है ठीक लगाया जा रहा है। कर्मचारी को कहा गया कि अत्याचार न करें, कठोर आदेश दिए गए कि कठोर कार्रवाई होगी। प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। फिर ईर्ष्या पैदा हो गई। इसकी मां ने जो है दोबारा से इनके पिता के कान भर दिए, और आखिर में जो है फिर जो है फरीद खां को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये जो श्रृंखला है इनकी भटकाव की नहीं कह सकते हैं, पीड़ाओं की श्रृंखला की, कभी घर छोड़ना, कभी खुद छोड़ना, ये चलता रहा। बाहर खां की सेवा में दोबारा चले गए घर छोड़कर, वहाँ नौकरी की, बहुत प्रभाव डाला। उस प्रभाव का में एक जो बड़ी बात थी वो थी कि एक दिन इन्होंने तलवार की एक वार से इस शेर को मार डाला, तो बाहर खां ने इनको शेर खां की उपाधि दी, और फरीद को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक भी जो है नियुक्त कर दिया। लेकिन वहाँ भी कान भरने आरंभ कर दिए और इनको निकाल दिया गया 1526 में नौकरी से। फिर ये बाबर की सेवा में आ गए। बाबर में जौनपुर के एक मुगल सूबेदार थे जुनैद बरलास, उनकी सहायता से बाबर की सेवा में आए। तो बाबर की जो विशेषता थी, मुगल सेना की जो विशेषता थी, जो कमियां थी, उन सब का ज्ञान इन्होंने उस समय वहाँ से लिया। बाबर का भी जो है विशेष जो है ध्यान इनकी तरफ था। एक बार तो शेरशाह ने ये भी कह दिया, यदि भाग्य मेरा साथ दे तो मैं मुगलों को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। तो बाबर का विशेष ध्यान था, तो बाबर ने इनके ऊपर गुप्तचर छोड़ रखे थे। आखिर में बाबर के आदेश पर जब बाबर को ज़्यादा खतरा लगा तो इनको कारागार में डाल दिया गया, लेकिन किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से तो भाग गए। फिर वही पीड़ा, फिर बिहार की सेवा में आ गए। बिहार में सुल्तान जो बाहर खां थे उन्होंने दोबारा से इनका स्वागत किया, सारी बातों को भुला दिया, और जलाल खां को जो है ना जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद बाहर खां की मृत्यु हो गई, तो दूदू जो बीवी थी उनकी वो अभिभावक बनी।
शेर खान ने उसको भी जो है मना लिया, उसका भी कृपा पात्र बन गया, नायब नियुक्त हो गए। वो सुल्तान की लगभग सभी शक्तियों का जो है प्रयोग करते थे। ऊंच पदों पर उन्होंने कई व्यक्तियों को जो है नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद जब दूदू बेगम की मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे पूरी तरह से बिहार पर उनका अधिकार हो गया। ये एक कंसेप्ट है इनका जीवन का शुरुआती। शेर शाह की जो विजय थी, अब विजयों के बारे में बात करेंगे। विजय जो थी 1530 में जो है ना उन्होंने बिहार की विजय प्राप्त की। बिहार में नायब के पद पर रहकर शेर खान ने अनेक सुधारवादी कार्य किए। जलाल खान जो है अब बड़ा हो गया था, सुंगल से मुक्त होना चाहता था। बंगाल के शासक नुसरत शाह के पास गया। नुसरत शाह ने जो है उसको सहायता का वादा किया। आखिर में बिहार पर आक्रमण करके शेर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने का नक्शा दिखाई दिया, परंतु जो है इस सेना को शेर खान ने बुरी तरह से पराजित कर दिया। दोबारा भी आक्रमण हुआ, नुसरत शाह ने फिर बिहार पर पुनः आक्रमण किया, लेकिन दोबारा भी उसको हार का मुंह ही देखना पड़ा। तो दोनों बार हार हो गई। इससे शेर खान की जो प्रतिष्ठा थी वो काफ़ी और भी बढ़ गई। चुनार का जो अधिकार है, अगर हम बात करें, चुनार का किला था, वहाँ के जो स्वर्गीय सूबेदार थे ताज खान, उनकी जो विधवा थी लाड मलिका, उनसे इन्होंने शादी भी कर ली थी। खजाना भी मिल गया इसको। खजाने से और इस प्रतिष्ठा से जो है इनकी शक्ति में जो है काफ़ी वृद्धि हुई। विवाह से 300 मन सोना प्राप्त हुआ था। राजनीतिक स्थिति दृढ़ हो गई। चुनार का प्रथम घेरा डाला। मुगलों के साथ जो है जब चुनार को हथिया लिया तो मुगल इसको सहन नहीं कर पाए। तो इस समय शेर खान के पास अधिक सेना नहीं थी। उसने बड़ी वीरता से मुगलों का सामना किया। 4 माह तक ये घेरा चलता रहा। जब उसको ये लगा कि सामना नहीं कर सकता तो हुमायूं के दीनता स्वीकार करने का निश्चय किया, एक प्रस्ताव भेजा, तो घेरा उठा लिया हुमायूं ने। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भयंकर भूल थी, जिसके कारण से उसको पूरी जिंदगी भर पछतावा रहा होगा। और केवल उसने एक दिखावा किया कि वो मुगल सम्राट की सेवा में रहेगा, अधीनता में रहेगा। उसके बाद सूरजगढ़ की लड़ाई हुई 1534 में। फिर बंगाल और रोहतास की विजय की उसने। चुनार में भी दूसरा घेरा डालना पड़ा। हुमायूं ने जब शेर खान की शक्ति को कुचलने के लिए दोबारा जो है चढ़ाई की तो वहाँ भी लड़ाई हुई। शेर खान बंगाल के शासक से युद्ध करने में व्यस्त था, तो उसने बंगाल की राजधानी गोड़ का घेरा डाल रखा था। हुमायूं ने गोड़ पर अधिकार करने की बजाय चुनार का घेरा डाल दिया। 6 महीने के प्रयास के बाद वह चुनार के दुर्ग पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। चुनार की विजय के पश्चात वह हुमायूं और शेर खान के बीच संधि हो गई। वैसे भी स्वयं शेर खान भी मुगल सम्राट से संधि करना चाहता था। यहाँ ये संधि भी जो है बाद में हुमायूं के लिए घातक रही। एक बार तो वैसे तो ठीक था कि उसने अधीनता स्वीकार करवा ली और उससे पैसे भी लिए और आधिपत्य भी स्थापित कर लिया था, लेकिन इसको पूरी तरह से अगर कुचल देता हुमायूं तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। फिर हुमायूं का गोड़ पर भी अधिकार किया 1538 में। ये विजय जो है जो अभी तक हमने पढ़ी है, इनके बारे में आपको डिटेल में स्वयं थोड़ा पढ़ना है। चौसा की लड़ाई जो है हम विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। 1539 में भी फिर कन्नौज की लड़ाई को पढ़ेंगे और इन लड़ाइयों के परिणाम से द्वितीय अफगान साम्राज्य, क्योंकि 1526 में पहला तो खत्म हो गया था, अब शेर शाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य कैसे स्थापित किया वो इन 2 लड़ाइयों से हमें पता चलेगा। जो चौसा की लड़ाई थी उससे शेर खान ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। मुगलों के अनेक क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया, तो स्वाभाविक ही था कि फिर एक बड़े युद्ध की जो है आशा हो गई। अप्रैल 1539 में चौसा पहुंचा। शेर खान भी पूरी सैनिक तैयारी के साथ मुगलों से टक्कर लेने के लिए चौसा पहुंच गया। जब उसे हुमायूं को अपने भाइयों से कोई सहायता नहीं मिली तो शेर खान से संधि करने का प्रयास किया। शेर खान ने जानबूझकर उसको संधि वार्ता में उलझाए रखा। ये घटनाक्रम है, कैसे कैसे घटना घटी। 26 जून 1539 में शेर खान ने मुगलों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मुगलों के होश उड़ गए। 8000 मुगल सैनिक मारे गए। शेर खान से बुरी तरह से हुमायूं पराजित होकर चोट लगने के बाद मैदान से भाग खड़ा हुआ और एक नदी में कूद गया अपनी जान बचाने के लिए, गंगा नदी में। तो निजाम नामक एक भिस्ती थे, जलवाग थे जो पानी को छिड़कते थे, उन्होंने उसको बचाया। तो हुमायूं ने उसको एक आश्वासन दिया। ये भिस्ती वाली कहानी जो है आपको पता होनी चाहिए, असली है ये, कि 2 दिन का उसको बादशाह बनाएगा। और उसने जब वो बादशाह बना, जब हुमायूं, तो उसने इसको बादशाह बनाया, तो उसने चमड़े के सिक्के भी चलाए थे
ये कई बार आता है कि किसके कान में चमड़े के सिक्के चले। तो इस सारे से शेरशाह की खूब प्रसिद्धि, उसका आधिपत्य स्थापित हो गया, भव्य दरबार का आयोजन किया और स्वयं को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया। शेरशाह आलम सुल्तान उल आदिल की उपाधि ली, खुतबा पढ़ा, सिक्के चलाए। ये सुल्तान बनने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण काम थे। फिर कन्नौज की लड़ाई की बात आती है। कन्नौज जैसे ही ये पराजित हुए हुमायूं, तो ये बहुत दुखी हुए, बदला लेना चाहते थे। जैसे तैसे आगरा पहुंचे, धीरे धीरे तैयारियां की, खूब जोरदार तैयारियां की। शेरशाह से बदला लेने के लिए कन्नौज की ओर कूच किया। 90,000 सैनिकों के साथ कन्नौज पहुंच गए। इस बार भी इनसे कुछ भूल हो गई, गंगा नदी के दाएं तट पर डेरा डाल दिया। शेरशाह भी मुगलों का सामना कर लेके सेना सहित गंगा नदी के दूसरी ओर स्थित बिलग्राम नामक स्थान पर पहुंच गए। इस बार भूल क्या हुई कि 1 महीने का टाइम इन्होंने ले लिया और आखिर में हुमायूं ने गलती क्या की, हुमायूं खुद जो है गंगा नदी को पार करके दक्षिण तट पर शेरशाह का सामना करने का निर्णय लिया। ये बड़ी भारी भूल थी, लौटने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। आखिर में शेरशाह ने अपनी सेना को 5 भागों में विभाजित किया। 17 मई 1540 को ये लड़ाई आक्रमण का आदेश दिया। पूरी जोश से जो है हुमायूं की सेनाएं लड़ी, क्योंकि मुगलों की अधिकतर तोपें पानी में डूब गई थी और मुगल अपनी जान बचाने के लिए तो उधर भाग रहे थे और काफ़ी सैनिक तो गंगा नदी में डूब कर ही मर गए। तो आखिर में इसने भी भागने में ही भलाई समझी और शेरशाह ने उसका पीछा करते हुए दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। और आखिर में हुमायूं का जो नसीब था वो दिल्ली से सरहिंद होता हुआ लाहौर की ओर चला गया और इस तरह से शेरशाह को जो है भारत का जो है पूरा साम्राज्य मिला और उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद जो आपने पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है, आप ही पढ़ेंगे इसको, हम महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने इसको करवा भी चुका हूँ। पंजाब विजय थी जो 1540 में की, गखड़ों के विरुद्ध अभियान किया। बंगाल में भी दोबारा इसको पुनर्विजय करनी पड़ी। मालवा में 1542 में रायसीन के शासक प्रताप सिंह रणथंभौर की विजय, 1542 मुल्तान और सिंध की विजय, रायसीन की विजय दोबारा से 1543 में और आखिर में फिर मारवाड़ की विजय जो आपको पता ही है, राणा मालदेव यहाँ के शासक थे 1544 में। कालिंजर की विजय के बारे में हम विस्तार से जरूर पढ़ेंगे। ठीक है।